मैं रवि प्रताप सिंह आपके सामने आया हूँ संसार की भूगोल की दूसरी कक्षा पढ़ाने। इससे पहले मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर उसका लिंक मैंने दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको संसार का भूगोल पढ़ा रहा हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर भी हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और ब्रह्मांड के अंदर ही हम अगला टॉपिक स्टार या तारा पढ़ने वाले हैं। देखिए, तारा क्या होता है, एक तो ये जानना है तारे का जन्म कैसे होता है, एक ये जानना है, और तारा खत्म कैसे होता है ये भी जानना है। तो एक तरीके से समझ लीजिए तारे की लाइफ साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। तो तारे को जानने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। न वक्त तेरा हुआ है न वक्त मेरा हुआ है, न वक्त तेरा हुआ है न वक्त मेरा हुआ है, वक्त उसका हुआ है जिसने वक्त की अहमियत को समझा है। तो आप भी वक्त की अहमियत समझिए, इधर उधर मत भटकिए, मेरे साथ पढ़िए संसार का भूगोल और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आइए जानते हैं तारा क्या होता है। देखिए, तारा इस ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी खुद की तो ऊष्मा होती है, खुद का ही प्रकाश होता है, उसको हम तारा बोलते हैं। जैसे सूर्य हमारा एक तारा है। अब जानते हैं कि तारे का जन्म कैसे होता है। तो तारे का जन्म होता है नेबुला से। नेबुला क्या होता है? देखिए, नेबुला इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के बादल हैं, ठीक है। उन गैसों के बादल में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और कुछ मात्रा में हीलियम भी होती है और कुछ मात्रा में अन्य तत्व भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब नेबुला भी दो प्रकार के होते हैं। एक नेबुला वो होता है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बना था, और एक नेबुला यानी गैस का बादल वो होता है जब किसी तारे में विस्फोट होता है और सुपरनोवा विस्फोट होता है, तब वो नेबुला बनता है, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट को हम आगे पढ़ेंगे, जब तारे का अंत पढ़ेंगे तब उसमें सुपरनोवा विस्फोट आएगा, तब हम जानेंगे कि सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जब नेबुला स्थित है ब्रह्मांड में, होता क्या है। जब किसी आकाशगंगा में नेबुला होता है तो आकाशगंगा घूमती है। जब आकाशगंगा घूमती है तो ये नेबुला पास आने शुरू हो जाते हैं, गैस के बादल पास आने शुरू हो जाते हैं, नेबुला पास आने शुरू हो जाते हैं और फिर बनता है स्टेलर नेबुला। इस प्रकार जब वो पास आ जाते हैं तो स्टेलर नेबुला बनता है। लेकिन घूर्णन अभी भी हो रहा है, आकाशगंगा अब भी घूम रही है और घूमते घूमते क्या होता है कि और ज़्यादा जो है नेबुला पास आने शुरू हो जाते हैं, ये पास आने शुरू हो जाते हैं और इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण फिर एक प्रोटो स्टार या आदि तारे का निर्माण होता है। देखिए, आदि तारे प्रोटो स्टार को हम एम्ब्रियो स्टार या भ्रूण तारा भी कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो फुल डेवलप तो होता नहीं शुरुआत में, तो वो जब पेट के अंदर होता है कुछ महीनों का होता है तब हम उसको भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। जब वो डेवलप हो जाता है तब हम उसको बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से समझ लीजिए ये तारे का भ्रूण है, मतलब तारा भी डेवलप हो रहा है। अब जब आदि तारा है, प्रोटो स्टार, एम्ब्रियो स्टार बना हुआ है, फिर वो लगातार घूम रहा है और भी पास पास आना शुरू हो गया है उसका नेबुला, उसके बादल डस्ट। तो क्या होता है, इसके अंदर और ज़्यादा ग्रेविटी उत्पन्न होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाद और ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न होता है और उसके अंदर अत्यधिक दाब और ताप उत्पन्न हो जाता है, अत्यधिक दाब और ताप उत्पन्न हो जाता है। और फिर होता क्या है, जो हाइड्रोजन के अणु और परमाणु होते हैं, जब अत्यधिक ताप और दाब उत्पन्न हो जाता है केंद्र में, उसके केंद्र में, तो उसमें हाइड्रोजन के परमाणु और अणुओं में एक अभिक्रिया उत्पन्न हो जाती है और उसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया। उसमें होता क्या है, न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में होता क्या है, जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं या अणु हैं आपस में मिलकर हीलियम के अणु या परमाणु बनाना शुरू कर देते हैं। इसको हम नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया कहते हैं। जब न्यूक्लियर फिजन उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण विकिरण उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है और कॉस्मिक रेज उत्पन्न होती हैं। उन कॉस्मिक रेज के कारण क्या होता है, जो तारे की बाहरी सतह है, बाहर की तरफ जो डस्ट है
धूल के बादल हैं, ठीक है, वो बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। तो उसके बाद जो बाहर की तरफ डस्ट बादल पिंड फेंक दिए गए, उन डस्ट बादल पिंड से ग्रह उपग्रहों का निर्माण होता है और इस तरीके से सौरमंडल भी बन जाता है। लेकिन जो बीच में बचा हुआ पदार्थ है उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है और वही स्टार बन जाता है, उसी को हम तारा बोलते हैं। देखिए, और इसमें अत्यधिक विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है तो वो स्टार बन गया है। अब उसकी जो अभिक्रिया है वो देखिए ये है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाते हैं और एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। आइए वैज्ञानिकों ने कुछ और जानते हैं। वैज्ञानिकों ने जब देखा कि सौर मंडल में, इस ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनका अलग अलग टेम्परेचर है और अलग अलग रंग है, तो उसको समझ लेते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रंग के तारे पाए जाते हैं इस ब्रह्मांड में। देखिए, एक तारा होता है नीला, जिसे हम ब्लू बोलते हैं, ब्लू स्टार, ठीक है। होता क्या है, इसका टेम्परेचर 28,000 केल्विन से 50,000 केल्विन के बीच होता है। एक होता है श्वेत तारा या व्हाइट स्टार, इसका टेम्परेचर 7,500 केल्विन से 10,000 केल्विन के बीच होता है। एक होता है पीला तारा या पीत तारा, ठीक है, ये येलो होता है, तो इसका टेम्परेचर 4,900 केल्विन से 6,900 केल्विन के बीच होता है। एक होता है लाल तारा, जो लाल रंग का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, उसका टेम्परेचर 2000 से 3500 केल्विन के बीच होता है, 3500 केल्विन के बीच होता है। देखिए, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई सर ने ये तो बता दिया, लेकिन हमारा सूर्य किस वर्ग में आएगा। देखिए, हमारा सूर्य जब वैज्ञानिकों ने देखा तो वैज्ञानिकों ने जब अपनी रिसर्च के आधार पर यह जाना कि सूर्य का जो बाहरी सतह है कोरोना, उसका टेम्परेचर लगभग 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। जब हमने 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में जब आप 273 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन बन जाता है। तो होता क्या है, जब हम इसमें 273 जोड़ेंगे, प्लस 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5,773 केल्विन के करीब आ जाएगा। अब आगे जानते हैं। देखिए, तारों की हम रासायनिक संरचना पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन, मतलब तारों में कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं। देखिए, तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन पाई जाती है, करीबन 70% हाइड्रोजन पाई जाती है और ये तारों का ईंधन होती है। ये समझ लीजिए जैसे बाइक है आपकी, बाइक में पेट्रोल पड़ता है, जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक आपकी बाइक चलेगी। ऐसे ही तारे में हाइड्रोजन ईंधन की तरह समझ लीजिए, पेट्रोल की तरह समझ लीजिए। जब तक उसमें हाइड्रोजन रही तब तक तारा जिंदा रहेगा, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो तारे में 70% हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम 28% पाई जाती है, लगभग बता रहे हैं हम ये, और कार्बन नाइट्रोजन और नियान 1.5%, 1.5% पाई जाती है। और लोह वर्ग के तत्व, लोह वर्ग में जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये पाए जाते हैं 0.5%, ठीक है, यानी 0.5% या 0.5% लोह वर्ग के तत्व पाए जाते हैं। देखिए, हमने अब स्टार पढ़ा, स्टार के बाद अब हम शुरुआत करते हैं स्टार खत्म कैसे होता है, स्टार की मृत्यु कैसे होती है। आइए ये जान लेते हैं स्टार की मृत्यु कैसे। तो हम आगे पढ़ते हैं अब कि तारे का, स्टार का विनाश कैसे होता है। आइए समझते हैं मृत्यु को कैसे प्राप्त होता है। देखिए, हमने जाना कि नेबुला से स्टेलर नेबुला बना, प्रोटो स्टार भ्रूणतारा बना, फिर तारा स्टार बना। तारे की लाइफ साइकिल चल रही है, तारा अपने युवा अवस्था में है, उसके केंद्र में क्या अभिक्रिया चल रही है आप समझ लीजिए। केंद्र में जो हाइड्रोजन है वो लगातार फ्यूज हो रही है, हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा उसकी हाइड्रोजन खत्म होना शुरू हो जाएगी। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, तब होगा क्या समझिए। देखिए, एक वैज्ञानिक हुए हैं एस चंद्रशेखर, ठीक, एस चंद्रशेखर ने बताया, ये सीमा जान लीजिए आप, एस चंद्रशेखर ने बताया कि 1.5
1.44 लगभग 1.5 गुना सूर्य का द्रव्यमान, एक सीमा है, ठीक है। मतलब इतने से ज्यादा अगर किसी स्टार का वजन है, द्रव्यमान है, ठीक है, तो वो या तो न्यूट्रॉन तारे में बदलेगा या ब्लैक होल में बदलेगा। और अगर इससे नीचे रहता है द्रव्यमान या इसके बराबर रहता है तो वो तारा श्वेत बौना तारा या काला बामन तारा में बदलेगा। श्वेत बौना तारा, फिर उसके बाद काला बामन तारा में वो बदल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इसको जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टार की लाइफ साइकिल या डेथ समझनी है, मृत्यु समझनी है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम चंद्रशेखर सीमा, यानी सूर्य का 1.44 गुना, ठीक है। इसको हम, ठीक है, सौर द्रव्यमान भी बोलते हैं, सूर्य का द्रव्यमान, ठीक। अब जान लीजिए होता क्या है। तारे का वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने दो तरीके से किया है। एक तो सूर्य के बराबर तारा हो गया या फिर छोटा तारा, सूर्य से या तो बराबर होगा या छोटा तारा होगा, या ये समझ लीजिए या तो 1.44 गुना तक, 1.5 गुना तक, मतलब इतने गुना तक अगर तारा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, ऊपर वाली में। अब कुछ तारे होते हैं बड़े, जो सूर्य से भी बड़े होते हैं, वो कई गुना तक बड़े हो सकते हैं, ठीक है। 1.44 गुना से 3 गुना तक, ये समझ लीजिए 1.44 गुना से 3 गुना तक स्टार जो है वो अलग स्टेज में चलेगा, उसका अलग विनाश होगा। और 1.44 गुना से, यानी 3 गुना के बाद, 3 गुना से आगे जब बढ़ेगा तो स्टार अलग स्टेज में चलेगा। आइए अब समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए जब स्टार होता है तो मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन जो है उसका खत्म हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, हीलियम में कन्वर्ट होगा, तो तारा फैलना शुरू हो जाएगा, स्टार फैलना शुरू हो जाएगा और लाल रंग का हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं लाल दानव या रेड ज्वाइंट, ठीक है। दोनों में सेम कंडीशन आएगी, रेड ज्वाइंट बन चुका है। अब समझिए स्टेज क्या है कि 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। अगर तारा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, 1.44 गुना के अंतर्गत है, या सूर्य से छोटा है, या सूर्य के 1.44 गुना तक है, तो होता क्या है, लाल दानव बन जाएगा। लाल दानव बनने के बाद वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ता चला जाएगा ग्रेविटी के कारण, और वो बाद में श्वेत बौना तारा बन जाएगा। और श्वेत बौना तारे के बाद वो काला बामन तारा बन जाएगा। पहले वो सफ़ेद रंग का चमकेगा बहुत तेजी से, फिर वो काला बामन तारा बन जाएगा। देखिए अब आगे समझिए, अगर सूर्य से बड़ा तारा है, सूर्य से 3 गुना तक बड़ा तारा है, या 1.44 गुना से 3 गुना तक उसकी स्टेज है, तब क्या होगा। जब तारा बड़ा होता है, लाल दानव के रूप में होता है। देखिए समझ लीजिए एक चीज़, तारा जो है अपनी नॉर्मल अवस्था में रहता कैसे है, जब वो उसमें फ्यूल है, हाइड्रोजन है, वो अपना अभिक्रिया चला रहा है, जिंदा है, तो वो अपनी अवस्था में रहता कैसे समझिए। क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो लगी रही है। जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति लग रही तो वो तो बिल्कुल कोलैप्स यानी कि सिकुड़ जाना चाहिए, लेकिन वो सिकुड़ता नहीं। क्यों नहीं सिकुड़ता, आइए समझते हैं। देखिए जैसे ये स्टार है, इसके केंद्र में क्या चल रही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही है। केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। ऊपर से ग्रेविटी काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रही है, ठीक। अंदर क्या चल रहा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही है, जिससे क्या होगा, रेडिएशन होगा, विकिरण। वो अंदर से प्रेशर लगाएगा, और जब वो अंदर से प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा कि एक बल तो ऊपर से लग रहा है, एक बल नीचे से लग रहा है, एक बल तो बाहर से लग रहा है, एक बल अंदर से लग रहा है। ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, और इस तरीके से स्टार का क्या होगा, स्टार अपनी जगह स्थिर रहेगा। ऐसे समझिए, अगर मैं पेन को इधर से ढकेलूं, अगर मैं इधर से ज़्यादा ढकेलूंगा तो पेन इधर चला जाएगा, अगर मैं पेन को इधर से ज़्यादा ढकेलूंगा तो पेन इधर चला जाएगा। अगर हम दोनों बल संतुलित कर दें तो पेन एक जगह स्थिर रहेगा, ठीक। ऐसा समझिए। अब होता क्या है, देखिए जब हाइड्रोजन
इसमें है, उसमें संलयन हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। जब हाइड्रोजन सारी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, आइए समझते हैं। होता क्या है फिर, जो है रेडिएशन, प्रेशर और दुनिया भर की चीजें सब चेंज हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये फैलना शुरू हो जाता है और लाल रंग का हो जाता है, उसको हम लाल रक्त दानव कहते हैं। ठीक, एक सीमा के फैलने के बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, जो सूर्य के बराबर तारे हैं या सूर्य से छोटे तो तारे हैं या 1.44 गुना तक हैं, उनमें क्या होता है, फिर वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वो बन जाता है श्वेत बौना तारा। ठीक है, और फिर उसके बाद काला बामन तारा बन जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, जब लाल दानव तारा होता है, जब सूर्य से बड़े तारे होते हैं 1.44 गुना से बड़े, 3 गुना तक या 3 गुना से भी बड़े तारे होते हैं, फिर क्या होता है, जब वो लाल दानव होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वो ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनमें जो होता है अत्यधिक प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उनका। तो हीलियम क्या होता है, हीलियम नियोन में बदल जाती है, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अभी भी चल रही है लगातार। नियोन ऑक्सीजन में बदल जाएगी, ठीक, O2 में बदल जाएगी, फिर सिलिकॉन में बदलेगी और फिर लास्ट में आयरन बन जाएगा। अब उसकी कोर में आयरन आ चुका है। जब आयरन आ चुका है तो उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बिल्कुल बंद हो चुकी है। जब बंद हो चुकी है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तब उसमें रेडिएशन तो निकल नहीं रहा। जब रेडिएशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, जब रेडिएशन नहीं निकलेगा तो वो बाहर को तो फैलना बंद हो जाएगा, अंदर से प्रेशर आना बंद हो गया। अब स्टार क्या होगा, अंदर की तरफ खिंचना शुरू हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि स्टार जब सिकुड़ जाएगा तब वो तेजी से फैलेगा और तेजी से फैलेगा और अपना सब कुछ वो बाहर की तरफ फेंक देगा, विस्फोट कर जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। ये बहुत चमकीला होता है, कभी कभी हमें आसमान में नंगी आंखों से भी देखने मिल जाता है। ठीक है, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद अभी हमने पढ़ा था कि क्या बनते हैं, नेबुला बनते हैं, फिर से एक नए स्टार का जन्म होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टार है, इसमें बहुत सारा डस्ट होता है, बहुत सारे बादल बनते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए होता क्या है। ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद 2 कंडीशन बनती हैं, या तो तारा बनेगा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर स्टार, या बनेगा ब्लैक होल। अब बनेगा कैसे समझिए, अगर जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ, अगर उसका बचा हुआ द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान के 3 गुना तक है, सूर्य के 1.44 गुना के 3 गुना तक अंदर है, ठीक है, 3 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 गुना के अंतर्गत है, तो वो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर स्टार में बदल जाएगा। देखिए, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर स्टार में होता क्या है, अत्यधिक वेग इसका होता है तारे का, बहुत तेजी से घूमता है। तो होता क्या है, इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं नाभिक के अंदर से और केवल न्यूट्रॉन रह जाते हैं अंदर। जब न्यूट्रॉन रह जाते हैं तो इसी को वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन तारा या पल्सर स्टार नाम दे दिया है। ठीक है, और एक चीज, बहुत अच्छी चीज मैं बताने वाला हूं। देखिए, वैज्ञानिकों ने वायेजर 1 और वायेजर 2 नामक 2 अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जो आजकल हमारी लगभग सौर मंडल की सीमा तक पहुंच चुके हैं। तो उनमें एक गोल्डन डिस्क लगी हुई है। जो गोल्डन डिस्क है उसके अंदर हमारी पृथ्वी का जो लोकेशन दिया गया है वो पल्सर स्टार के आधार पर ही दिया गया है, न्यूट्रॉन स्टार के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने दिया है। मान लीजिए कोई एलियन सभ्यता उसको खोजती है तो पल्सर स्टार के आधार पर ही हमें खोज पाएगी, क्योंकि उन्होंने, वैज्ञानिकों ने, ये पल्सर स्टार जो है न्यूट्रॉन तारा बहुत तेजी से घूमता है, पर सेकंड के हिसाब से हजारों बार घूम जाता है। तो वैज्ञानिकों ने उन पल्सर स्टार की लोकेशन दे रखी है कि इतनी दूरी पर हम हैं उस पल्सर स्टार से, और उस पल्सर स्टार, वो पल्सर स्टार पर सेकंड इतने सेकंड की गति से घूम रहा है। जब कोई एलियन सभ्यता उसको देखेगी तो अगर वो एडवांस हुई तो वो हम तक उसके जरिए पहुंच जाएगी। वो पल्सर स्टार से इतनी दूर वो ग्रह है और उसका जो है वो रोटेशन जो है पर सेकंड इतना है। ठीक, तो न्यूट्रॉन स्टार समझ गए। अब आगे हम समझते हैं ब्लैक होल कैसे बनता है। देखिए, अगर अवशेष द्रव्यमान, ये जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ है, अवशेष द्रव्यमान 3 गुना से ज़्यादा हो,
3 गुना से अधिक हो, 1.44 सौर द्रव्यमान का 3 गुना से अधिक हो, तो फिर क्या होगा, वो जो तारा है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी ग्रेविटी के कारण वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल एक तरीके से समझ लीजिए, इसे हिंदी में कृष्ण बीवर भी बोलते हैं। और कृष्ण बीवर या ब्लैक होल ऐसी जगह होती है जहाँ से कोई भी चीज़ बचकर नहीं जा सकती। आप समझ लीजिए कि इससे प्रकाश भी निकलकर बाहर नहीं जा सकता, ये प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच भी एक ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल अगर जिसके पास भी जाएगा, समझ लीजिए वो निगल लेगा, उसको ख़त्म कर देगा। ठीक, अगर हमारी पृथ्वी भी ब्लैक होल के संपर्क में आती है तो ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को निकल जाएगा, हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। उसका जो डेंसिटी घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने ये तारे की लाइफ साइकिल पढ़ ली, तारा ख़त्म कैसे होता है, मरता कैसे है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास पढ़ेंगे सौर मंडल। ठीक, तो ब्रह्मांड से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक हैं जो कि क्वेश्चन बनकर आते हैं हमारे पेपरों में। आइए उनको समझते हैं। देखिए, ब्रह्मांड के कुछ टॉपिक हैं, जैसे ये समझिए HD140283 क्या है। देखिए, HD140283 अब तक का ज्ञात सबसे पुराना तारा है जो वैज्ञानिकों ने खोजा है। ठीक है, इस ब्रह्मांड के अंदर ये चेंज भी हो सकता है, इसका नाम कोई और तारा अगर खोज लिया गया इससे पुराना तो ये बदल भी सकता है। आगे जानते हैं, समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आज तक ज्ञात है तो वो है पारसेक। वैज्ञानिकों के अनुसार पारसेक सबसे बड़ी दूरी नापने की इकाई है और एक पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष उसके अंदर होते हैं। आइए आगे जानते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर और W.A. फाउलर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समझ लीजिए, डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं W.A. फाउलर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। देखिए, इन्होंने एस चंद्रशेखर ने, अभी हमने पढ़ा जब तारे का विनाश होता है तो वहां पर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, ठीक है, वो हमने क्या पढ़ा था, चंद्रशेखर सीमा पढ़ी थी। आगे समझते हैं। देखिए, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं ये जान लीजिए। एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। जान लीजिए 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। समझ लीजिए, क्वेश्चन अभी तक यही आता था, लेकिन अब एग्जाम जो है बहुत टफ हो चुका है। और जब एग्जाम टफ हो चुका है तो अब क्वेश्चन ये ना पूछ के हो सकता है इनमें से कोई पूछ लिया जाए, मीटर में पूछ ले, मिलीमीटर में पूछ ले, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पूछ ले। तो आइए जानते हैं आगे। देखिए, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, यानी 10 × 10 × 10, तो इसकी पावर कितनी बन जाती है, 10⁻³ बन जाती है। ठीक, तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे ही आप किलोमीटर से मीटर में आएंगे, मीटर में दूरी को नापेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप, 10⁻³ उसमें जोड़ देंगे, 10 की पावर में 10⁻³ जोड़ देंगे। आइए समझते हैं, जैसे ये 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10⁻³ जोड़ देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, 10⁻12 में जोड़ दिया तो कितना बन गया, 10⁻15 बन गया कि नहीं बन गया। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर क्या हो गया, मीटर में एक प्रकाश वर्ष में दूरी हो गई। ठीक, अब समझ लीजिए, कभी आपने स्केल खरीदा है, ठीक है, जिसे पटरी बोलते हैं, उसमें सेंटीमीटर भी होते हैं, ठीक है, मिलीमीटर भी होते हैं और इंच भी होते हैं। तो अगर हम सेंटीमीटर में देखें, उस पटरी को ध्यान से देखना, स्केल को, तो उसमें जब 1 सेंटीमीटर को देखेंगे तो सेंटीमीटर भी छोटे छोटे खानों में बदला होता है, छोटे छोटे खानों में बटा होता है, उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। तो 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं ये जान लीजिए, 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए, जैसे ही हम मीटर से नीचे आएंगे तो मिलीमीटर में हमें बताना होगा, तब क्या होगा, 10⁻³ ये भी तो 10⁻³ ही बनता है, 10 × 10 × 10। ठीक, तो 10⁻³ उसमें जोड़ दिया जाएगा 10⁻15 में, फिर वो हो जाएगा 10⁻18, तो हो जाएगा 9.46 × 10⁻18 मिलीमीटर।
ये प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में दूरी हो जाएगी। अगर हम इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें, खगोलीय इकाई में देखें, तो इसका मान होता है, इसको रटना पड़ेगा भाई, इसका मान होता है 63.24 इंटू 10⁻³ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 63.24 गुणा 10⁻³ खगोलीय इकाई। इतनी दूरी एक प्रकाश वर्ष में होती है। देखिए, आइए जानते हैं तारामंडल क्या होता है। समझ लीजिए तारामंडल क्या होता है। देखिए, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, रात में बैठे हों, तो कुछ तारे ऐसे नजर आते हैं हमको जो एक ही स्थान पर रुके हुए हैं और वो समूह में मौजूद हैं। जैसे सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल के बारे में मैं नहीं जानता कि लोग ना जानते हों, ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं सप्तऋषि मंडल को। हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो भी जानते हैं, हमारे मम्मी पापा वो भी जानते हैं, हम लोग भी बहुत से जानते हैं सप्तऋषि मंडल क्या है। उसमें 7 तारे हैं। ठीक, तो क्या चल रहा था? तारामंडल। तारामंडल क्या होता है ये समझ लीजिए। तारामंडल तारों का ऐसा समूह होता है जिनकी स्थिति लगभग हमें एक सी दिखाई देती है, भले ही उनका स्थान एक जैसा दिखाई देता है, समूह में होते हैं, और भले ही उनकी ब्रह्मांड में स्थिति चेंज होती रहे रात में, लेकिन वो एक ही शेप में होते हैं, उसको हम तारामंडल कहते हैं। देखिए, आर्यन नेबुला। आर्यन नेबुला एक ऐसा तारामंडल है जो वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे ज़्यादा चमकदार है हमारे अंतरिक्ष के अंदर, हमारे ब्रह्मांड के अंदर, जो हम देख पाते हैं। और ध्रुव तारे के बारे में कौन नहीं जानता? ध्रुव तारे के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ना जानते हो तो आप पूछना ध्रुव तारा कहाँ है, किस जगह है, मौजूद है। देखिए, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। पहले प्राचीन काल में लोग या पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, जब उनके पास दिशा सूचक नहीं होता था रात में, तो फिर वो क्या करते थे, ध्रुव तारे की मदद से ही अपने मार्ग को देखते थे, अपने मार्ग पर चलते थे और अपने स्थान पर पहुंच जाते थे, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा कहाँ रहता है? उत्तर में रहता है। और ध्रुव तारा एक विशेष कोण बनाता है सप्तऋषि मंडल के साथ, और सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है। ठीक, आगे समझते हैं। एक प्रश्न और बनता है, 1 नंबर में एक प्रश्न और बनता है क्वेश्चन, कि अंतरिक्ष में यदि किसी इंसान को भेजा जाए तो उसे अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा। ठीक, तो समझ लीजिए, जब हम किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जाते हैं तो उसे अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? ऐसा इसलिए दिखाई देता है, देखिए, हमारी पृथ्वी जो है, इस पर वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल में क्या होता है? बहुत सारी गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, और जल वाष्प भी होती है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है चारों तरफ, और नीले रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए हमें जो है हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। आगे समझते हैं। देखिए, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, इनको हम जान लेते हैं। कुछ शब्द हैं, ये क्या होते हैं आखिर? आता है इन पर प्रश्न। एक होता है इवेंट होराइजन। देखिए, इवेंट होराइजन क्या चीज़ है? इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों तरफ की वह सीमा है जिसके अंदर यदि आप जाते हैं तो आप कोई भी प्रेक्षण चित्र नहीं देख सकते, कोई जानकारी ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है हम नहीं देख सकते, तो उसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसके अंदर प्रकाश भी जाए तो वो उसको सोख लेता है, और जब प्रकाश परावर्तित होकर आएगा ही नहीं तब हम उसको नहीं देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? जैसे ये हमारा पेन है, ये पेन हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस कमरे के अंदर प्रकाश जल रहा है, लाइट जल रही है। जब लाइट इस पेन पर पड़ती है और उसके बाद परावर्तित होकर मेरी आंखों पर पड़ती है, तब मैं इस पेन को देख पाता हूं। ठीक, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, और चंद्रमा को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा पर प्रकाश डालता है, और सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़कर परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आता है, हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश तो है नहीं, ना ही वो तारा है। तारे में ही क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। हम वस्तुओं को कब देख पाते हैं? जब प्रकाश उस पर पड़कर परावर्तित होकर हमारे पास आए, हमारी आंखों पर पड़े, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। एक शब्द होता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या है? देखिए, अंतरिक्ष काल या स्पेस टाइम, अंतरिक्ष काल या स्पेस टाइम में स्थित ऐसा खगोलीय पिंड,
ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी खगोलीय पिंड का, एक बार और समझ लीजिए सिंगुलरिटी क्या है, अंतरिक्ष समय या स्पेस टाइम में स्थित, अंतरिक्ष काल या स्पेस टाइम में स्थित ऐसा स्थान जहां पर किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल अनंत हो जाए, ग्रेविटी अनंत हो जाए, तो उसे सिंगुलरिटी कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। एक शब्दावली और स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, देखिए स्टैंडर्ड मॉडल कण भौतिकी के अंतर्गत यानी कि पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड मॉडल में जो ब्रह्मांडीय बल हैं, मुख्यतः चार मूल बल हैं, उनके 3 बलों की व्याख्या ये स्टैंडर्ड मॉडल करता है और 3 बलों की व्याख्या करता है, साथ ही जो मूल कण हैं उनका वर्गीकरण करता है स्टैंडर्ड मॉडल। ठीक, देखिए वो 3 मूल बल कौन से हैं, वैसे तो 4 मूल बल होते हैं, उनको मैं गिना देता हूं। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल, ठीक, और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। अगर अंग्रेजी में बोले तो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, ठीक, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो इनमें से 3 की ये व्याख्या करता है। कौन कौन से बताए मैंने, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, और साथ ही जो मूल कण होते हैं उनका वर्गीकरण करता है स्टैंडर्ड मॉडल। एक शब्दावली और है, इसको समझ लेते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, देखिए स्ट्रिंग थ्योरी में क्या होता है, जो ब्रह्मांड के सभी पदार्थ हैं और जो सभी बल हैं ये एकल सिद्धांत के अंतर्गत उनकी व्याख्या करता है। ठीक, और जो ब्रह्मांड का मूल स्तर था उसकी जो व्याख्या करता है वो कणों के आधार पर न करके कंपन करने वाले स्ट्रिंग के पदों में करता है, कंपन करने वाले स्ट्रिंग के पदों में करता है। इसको हम स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, क्वासर क्या होता है। क्वासर ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो तेजी से चमकता है। ठीक, उसको क्वासर बोलते हैं। वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद, कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद ही क्वासर बनते हैं। ठीक, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे समझिए। एक चीज और समझ लीजिए, देखिए नासा के बारे में जान लेते हैं हम। नासा क्या है, नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जो स्पेस के बारे में देखती है, नासा की। ठीक, वही उपग्रह प्रक्षेपित करती है और बहुत से मिशन भेजती है अलग अलग ग्रहों पर। नासा का पूरा नाम समझ लीजिए, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा, समझ लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1958 में हुई थी नासा की स्थापना। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, मुख्यालय वह कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और ये क्या है, ये अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बिल नेल्सन है। कौन, बिल नेल्सन है अध्यक्ष इस समय। और ये अध्यक्ष नासा के चेंज होते रहते हैं, इनको समय समय पर आप अपडेट करते रहें। आगे समझिए, हमारी भी एक स्पेस एजेंसी है, हमारी भी भारत की एक अपनी स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है इसरो। इसरो का नाम बहुत बड़ा है, बहुत नीचे स्तर से उठकर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंची है हमारी इसरो। हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका में इतने की फिल्में बनती हैं इतने पैसे में, जितना हमारा मार्स मिशन हो जाता है इतने पैसे में। तो हमें अपनी क्या है, इसरो पर गर्व होना चाहिए, हमारी स्पेस एजेंसी पर अपनी पर गर्व होना चाहिए। समझिए, इसरो का फुल फॉर्म अगर देखें तो हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसकी स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने। देखिए हमारी जो इसरो है, जब उसकी स्थापना हुई थी तो जो पहले रॉकेट का हमने परीक्षण किया था तो उसका जो सामान था ये समझ लीजिए साइकिल से ले जाया गया था। तो हमें अपने जो स्पेस एजेंसी है उस पर गर्व होना चाहिए। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। इससे पहले कौन थे, के सिवान थे। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं, इसको भी अपडेट करते रहना है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ, जल्दी आपके सामने नई क्लास लेकर आऊँगा। और मुझ पर विश्वास रखिए, पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।